hidden life, vibrant in every atom. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. all in oneness. May each be self one with thee. May each who feels himself as one with thee. No, he is also one with every other. Know he is No, also one with one with every other. every other. Sure. आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। शंकर लॉज दिल्ली की वीकली मीटिंग आज 15 मई 2021 को हमारी वर्षा पटेल सिस्टर कोरोना और ईश्वरीय संदेश, कोरोना एंड डिवाइन मैसेज, जो कि इस समय का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस पर टॉक दे रही हैं। वर्षा पटेल जी के बारे में जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं, इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स, बीएड व पीएचडी एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड डेवलपमेंट विषय पर की है और वो गुजरात में एक सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। वर्षा पटेल जी ने वर्ष 2005-2006 में कमेटी को ज्वाइन किया है तथा वर्तमान में रोहित लॉज अहमदाबाद की प्रेसिडेंट है। अब मैं वर्षा पटेल जी को आग्रह करूंगा कि वे हम लोगों के साथ कोरोना के बारे में, जो कि इस समय का हॉट टॉपिक है, अपने विचार शेयर करें। वर्षा पटेल जी। दिल्ली फेडरेशन और दिल्ली फेडरेशन के साथ जुड़ी हुई शंकर लॉज के प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी माथुर सर एंड राजीव सर, इंडियन सेक्शन के साथ जुड़े हुए प्रदीप सर, मितालिनी दीदी, हमारे रोहित लॉज के वाइस प्रेसिडेंट ब्रदर हर्षवर्धन शेठ सर और बाकी जुड़े इस प्रोग्राम में जुड़े हुए सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो है कोरोना एंड डिवाइन मैसेज। तो लेक्चर शुरू करने से पहले अभी वर्तमान समय में एक डर का माहौल है कि भाई ये कोरोना आया है, क्यों आया है। तो ये कोरोना जैसी जो समस्या आ रही है आज, तो वो समस्या आज की नहीं है। पिछले कई सेंचुरीज का जो स्टडी किया है मैंने, तो इसमें अभी जो डेथ रेशियो है, इससे भी ज्यादा डेथ रेशियो आगे जो पेंडेमिक सिचुएशंस आई थी इसमें हुआ है। अभी तो विज्ञान की वजह से हमने काफी कुछ कंट्रोल किया है, कुछ कंट्रोल हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो ये जो हर 100 साल की हिस्ट्री है, कभी 80 साल की हिस्ट्री है, कभी 90 साल की जो हिस्ट्री है, तो हर ऐसी 100 साल के एक टाइम पीरियड्स में ऐसे एक पेंडेमिक सिचुएशंस आती ही है। और वो जो सिचुएशंस आती है, हमें कोई ना कोई, हमारी ह्यूमैनिटी को कोई ना कोई एक डिवाइन मैसेज लेके जाती है। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक गूगल पे एक डेटा बताना मैं चाहूंगी, ताकि इससे मैं पता चले कि भाई ये जो सिचुएशन है इसको हम कैसे फेस करेंगे और आगे किस प्रकार की हमारे पास्ट में किस प्रकार की सिचुएशंस थी। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जब भी आपको स्क्रीन शेयर दिखाई दे तो मुझे बोलिएगा। हाँ, आपकी स्क्रीन आ गई है। सर दिखाई दिया स्क्रीन? आपका स्क्रीन, हेलो? हाँ आपका स्क्रीन दिख रहा है। हेलो? आपका स्क्रीन दिख रहा है। कोई मुझे बताए स्क्रीन इज विजिबल फॉर यू ऑल और नॉट? yes visible. ओके ओके, थैंक यू। शायद मुझे माथुर सर की आवाज नहीं सुनाई देती है, कोई बात नहीं। तो ये सिचुएशंस है, वो ज्यादातर इस लेक्चर्स के जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैंने नेट से ही ली हुई है, खास करके बेसिकली पार्ट 1 की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड कॉलम यहाँ पे रैंक बताया है, तो करीबन कितनी सारी अब तक 18 पेंडेमिक और एपिडेमिक सिचुएशंस हमारे वर्ल्ड ने फेस की है। तो दो प्रकार की सिचुएशंस हम फेस करते हैं। एक सिचुएशन होती है एपिडेमिक। एपिडेमिक सिचुएशन इसे कहते हैं कि पर्टिकुलर कोई एरिया के साथ या पर्टिकुलर कोई एरिया के कोई स्टेट के साथ
जो सिचुएशंस आती है तो इसको एपिडेमिक मतलब कि एक छोटे से एरिया को कवर करती है ऐसी घटना, तो इसे हम एपिडेमिक सिचुएशंस कहते हैं। और जो पेंडेमिक सिचुएशंस होती है वो धीरे धीरे जैसे अभी चेपी वायरस के साथ पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट हो गई, तो जो सिचुएशन है वो एक छोटे से एरिया से शुरू होके पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट करती है, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है इसको हम पेंडेमिक सिचुएशंस कहते हैं। तो अब तक 1346 से लेके 2021 तक देखे तो हमने ऐसी 18 एपिडेमिक एंड पेंडेमिक सिचुएशंस वर्ल्ड ने फेस की है। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में कौन कौन से जो पेंडेमिक एंड एपिडेमिक सिचुएशंस आई है इसको मैं धीरे धीरे नीचे जाने देती हूँ। थर्ड कॉलम में इसके कारण जो सिचुएशंस के कारण जो डिजीज हुए है वो है, फिर लास्ट से लेके जो सेकंड कॉलम है इसमें इसकी जो डेट है वो बताई है, और फोर्थ वाले कॉलम में इसका जो डेथ का रेशियो है कि मिलेनियम टू मिलेनियम पीपल इससे अफेक्ट हुए हैं और इनकी डेथ हुई थी। तो ये धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रही हूँ नीचे। एड्स अभी भी है, एड्स गया नहीं है, फोर्थ कॉलम में जो बताया है वो। कुछ सिचुएशन पर्टिकुलर कंट्री के साथ जुड़ी हुई है और कुछ सिचुएशन है वो पूरे वर्ल्ड वाइड जुड़ी हुई है। ओके, थैंक यू। अब मैं आज के जो लेक्चर का जो टॉपिक है इस पर मैं आती हूँ। मेरा जो स्क्रीन है स्लाइड का वो सबको विजिबल है? दिख रहा है, आपको आवाज आ नहीं कुछ रही? सेकंड का टाइम लगेगा। स्क्रीन दिख रहा है पीपीटी का? हाँ देख रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। तो अभी हमने कुछ गूगल में विकिपीडिया से कुछ जो टेबल्स देखा, तो हमने पेंडेमिक सिचुएशंस की एक रियलिटी देखी। तो ये पेंडेमिक सिचुएशन यानी कि वैश्विक महामारी है वो क्यों आती है? तो जब नेचर को कुछ बैलेंस करना होता है और कुछ डिवाइन चेंजेस आते हैं, तब इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है वो ह्यूमैनिटी फेस करती है। तो आगे जाके इसके रूट जो है वो हम देखेंगे। तो इस मेरे जो लेक्चर्स है इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 है जिसमें कोरोना वायरस रिलेटेड मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन ली है जिसके बारे में हम सबको परिचय है, और पार्ट 2 में मैंने कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है इसके कारण जो मैसेज मिलता है हमें क्या लर्न करना है, तो इसकी एक डिवाइन मैसेज मैंने पार्ट 2 में लिया है। तो हम आते हैं टॉपिक पे। तो आज का जो मेरा लेक्चर्स का टाइटल है कोरोना एंड डिवाइन मैसेज। एक्चुअली करेक्ट टाइटल क्या होता है? डिवाइन मैसेज ऑफ कोरोना। लेकिन कोरोना तो एक वायरस है जिसको खुद को अपनी लाइफ को बचाने के लिए और अपनी लाइफ के ग्रोथ के लिए इसको कोई जीवंत लाइव बॉडी चाहिए, और लाइव बॉडी वह भी एक ह्यूमन बॉडी और एक एनिमल बॉडी, दोनों ही बॉडी कोरोना जो के लिए सूटेबल है। तो वो दोनों बॉडी को इफेक्ट करता है और अपना जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है इसको बहुत तेजी से वो आगे बढ़ा रहा है। तो कोरोना एक विषाणु है, एक वायरस है जिसका अपना वैसे देखा जाए तो कोई मैसेज जरूर है, लेसन जरूर है, लेकिन डिवाइन मैसेज नहीं है। तो इसीलिए मैंने कोरोना लिया। लेकिन कोरोना के कारण आज पूरा जो वर्ल्ड है वो जो सिचुएशंस को फेस कर रहा है, तो इस सिचुएशंस के कारण जो हालात बने हैं, तो इस हालात के कारण हमें क्या डिवाइन मैसेज सीखना है, या ये जो नेचर है वो हमें क्या डिवाइन मैसेज दे रही है, तो ये हमें याद करना है। तो इसीलिए मैंने इस प्रकार का टाइटल चूज किया है कि कोरोना और सिचुएशंस के कारण जो मैसेज हमें मिलेगा वो किस प्रकार का डिवाइन मैसेज है। तो आज का टाइटल है कोरोना एंड डिवाइन मैसेज। अब स्लाइड नंबर 4 में हम परिचय करेंगे कि भाई कोरोना एक्चुअली क्या है। तो वैसे तो हमने मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से काफी परिचय कोरोना क्या है इससे हमने मतलब अवगत है, फिर भी हम बहुत स्पीडी पार्ट 1 में बहुत स्पीड में लूंगी।
तो देखेंगे कि भाई कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस डिजीज जिसे कोविड-19 भी कहते हैं। कोरोना वायरस वैसे तो कोई एक प्रकार का वायरस का नाम नहीं है, लेकिन पूरा वायरस का एक पूरा फैमिली है जिसे कोरोनविरिडी कहा जाता है। और इस कोरोना वायरस के कारण जो हमें डिजीज होता है, तो इस डिजीज को हु ने नाम दिया है कोविड-19। और ये जो कोविड-19 है वो मनुष्य में, पशु पक्षियों में, मतलब प्राणियों में एक डिजीज उत्पन्न करता है। और वो जो डिजीज उत्पन्न करता है वो बहुत ही चेपी टाइप का होता है कि एक को होता है तो वो दूसरों भी इफेक्ट करता है, दूसरा तीसरे को, और पूरी जो चेन है वो इसकी चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। अभी वर्तमान समय में जो कोविड-19 का एक नया स्वरूप आया है, इसको सार्स कोव 2 के नाम से भी जाना जाता है। और इस कोरोना वायरस ने इतना 1 साल से भी ज्यादा समय में इतना डेवलपमेंट कर दिया है कि इसके कुछ अलग अलग वेरिएंट्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे अभी ब्राजीलियन वेरिएंट्स है, अभी इंडियन वेरिएंट भी आ रहा है। तो ये वेरिएंट्स क्या है, तो जब वो कोई बॉडी में रहता है और ग्रोथ करता है, तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें इंक्रीज आती है और थोड़ा डिफरेंस भी आता है। जैसे पूरे वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज है, तो अलग अलग कंट्रीज में जो मनुष्य रहते हैं, तो इसकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो अलग अलग है। इसके जियोग्राफिकल एरिया के कारण, वेदर के कारण, इनके कल्चर के कारण, फूड के कारण। तो जो कोरोना वायरस है वो जिस बॉडी में, जिस प्रकार से, जिस देश के ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करता है, तो इसी प्रकार के, इसी ढांचे में वो अपना डेवलपमेंट शुरू कर देता है। तो और इसी में से अभी वर्तमान समय में वैज्ञानिक के सामने नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। तो जैसे मान लो कि फ्रांस वेरिएंट है, तो फ्रांस का कोई व्यक्ति है वो इंडिया में आया और इंडियन पीपल को इसने इफेक्ट किया, तो वो जो वायरस है वो अभी इंडिया में नहीं दिखाई दिए, लेकिन इसके कुछ लक्षण है वो दूसरे प्रकार के दिखाई देते हैं। तो फिर जो रिसर्च से पता चलता है कि भाई सो एंड सो कंट्री से कोई व्यक्ति आया था और इसमें कोरोना के लक्षण इस प्रकार के थे, और वो अभी इंडियन बॉडी को इसने इफेक्ट किया, तो इंडियन बॉडी में भी इस प्रकार के जो इसके वेरिएंट्स है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से कोरोना वायरस रैपिडली ग्रोथ कर रहा है, लेकिन कोरोना वायरस से पता नहीं हम क्या सीखे हैं या सीखेंगे। दूसरा, कोरोना वायरस को वुहान कोरोना वायरस, सार्स कोव 2 ऐसे अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो ये स्लाइड में मैंने कुछ इसकी ब्रीफ हिस्ट्री ली है कि भाई सर्वप्रथम है वो 2019-20 में चीन के जो वुहान शहर में इसकी लेबोरेटरी में इसका जन्म हुआ था, ऐसा ज्यादातर हम लोग जानते हैं। और वो वहां आया कहाँ से, तो बोलते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा एक मार्केट था, वहां पे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के फिश है, सुअर है, वो अलग अलग जाति के सांप है, मेढक है, हर प्रकार के प्राणियों की बिक्री होती थी, ऐसा एक मार्केट था। और मार्केट में जो लोग ये बेच रहे हैं, तो इनमें से कुछ लोगों को ये वायरस ने इफेक्ट किया था, कुछ लोगों ने चमगादड़ों से में भी आया है ऐसा मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि पेंगोलियन से भी ये आया है। तो पेंगोलियन एक प्रकार का एक स्तनधारी एनिमल है, तो पेंगोलियंस में भी आया है ऐसा लोग मानते हैं। तो इस प्रकार के इसका जो फर्स्ट वायरस आया था, सार्स, तो नवंबर 2002 में, जुलाई में, और 2003 के बीच आया था। लेकिन वो शुरुआत में सार्स रोग के नाम से जाना गया था और इससे भी काफी लोग इससे प्रकोपित हुए थे। लेकिन लास्ट में इसका जो नया वेरिएंट आया, अपडेट वर्जन, तो वो 2020 में जब आया कोरोना वायरस, तो इसने बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया है और अभी भी कर रहा है। तो एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है। अब कोरोना का वायरस है, इसका नामकरण कैसे हुआ, तो कोरोना वायरस का जो नाम है वो लैटिन शब्द से मिला हुआ है, और लैटिन में कोरोना का मतलब होता है क्राउन, यानी कि एक राजा का मुकुट। तो क्यों राजा का मुकुट, यानी कि कोरोना वायरस का आप हम पिक्चर्स देखेंगे तो इस वायरस की सतह पर भी क्राउन की तरह छोटे छोटे स्पाइक्स है, और इसकी स्पाइक्स से जो सीरीज बनती है, तो इसके कारण इसका जो रूप है वो हमें एक जिससे इसने कुछ पहना हुआ है क्राउन की तरह हमें दिखता है। तो लैटिन शब्द से इसका नाम हुआ है कोरोना एंड कोरोना वायरस। अब कोरोना वायरस के संक्रमण के जो कारण है, इसकी जो रीजन है वो क्या है, तो वैसे तो हम सबको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही है कि कोरोना संक्रमित होता है तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि एक चेपी वायरस है। तो जब एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति से मिलता है, हाथ मिलाता है, गले लगता है, या इसकी छुई हुई कोई चीज को आप ले करता है, तो ये वायरस दूसरे बॉडी में जाता है। जानवरों की दूषित वस्तुओं और जानवरों अगर हुआ है तो ऐसे एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से भी ये फैलता है।
पर एनिमल्स जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स है, और कोई एनिमल को अगर नहीं हुआ है तो नहीं फैलता है, लेकिन अगर कोई एनिमल को हुआ है और इसको अगर कोई ह्यूमन बॉडी टच करता है तो एनिमल से वो ट्रांसफर भी होता है ह्यूमन बॉडी में। फिर संक्रमित व्यक्ति के साथ रहने से, इससे बात करने से ये जो वायरस है इसका इफेक्ट हमें होता है। तो इस स्लाइड में हमने देखा कि कोरोना का जो रीजन है, किस तरह से फैलता है, इसका संक्रमण के जो रीजन है, मेन रीजन है वो क्या है, तो वो कुछ मैंने यहाँ पे लिए है। अब जिस व्यक्ति को कोरोना होता है तो कोरोना का जो बेसिक सिम्टम्स है, जिसे हम कॉमन सिम्टम्स कहेंगे, तो वो बेसिक कॉमन सिम्टम्स क्या है? तो खांसी और कफ की समस्या होती है, नाक बहता है, निमोनिया जैसा लगता है, सिर में तेज दर्द होता है, गला खराब हो जाता है, बुखार होता है, थकान होता है, उल्टी में वॉमिटिंग महसूस होती है, सांस लेने में, अभी तो वर्तमान समय का जो सेकेंड वेव है इसमें तो ऑक्सीजन मतलब सांस लेने में काफी दिक्कतें लोगों को आ रही है। तो इसके एक कॉमन सिम्टम्स है। अब ये कोरोना जिस व्यक्ति को होता है तो इसका उपचार क्या है? तो सभी व्यक्तियों को मालूम है कि कोरोना वायरस की अब तक ऑथेंटिक कोई मेडिसिन नहीं मिली है। लेकिन तो फिर ये कोरोना वायरस जिसको होता है तो वो व्यक्ति क्योर कैसे हो जाता है? तो डॉक्टर्स के सामने किसी को अगर सर्दी जुकाम के कैरेक्टर बाहर आते हैं, किसी को बुखार आता है, तो जो डॉक्टर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं? तो मान लो कि किसी को तेज बुखार और सिर दर्द और वॉमिटिंग का कैरेक्टर है, तो डॉक्टर क्या करेगा कि ये जो कैरेक्टर सामने आते हैं, ये जो लक्षण ह्यूमन बॉडी में दिखाई देते हैं, तो इसको तोड़ देते हैं ऐसी दवाई देके। मान लो कि बुखार आया तो बुखार की दवाई देते हैं, तो धीरे धीरे इसके जो सिम्टम्स है वो टूट जाते हैं। खांसी हुई, सर्दी हुई तो इसकी दवाई दी जाती है एंटीबायोटिक हाई डोज वाली, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगते हैं। और कुछ मामलों में ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है, जैसे सेकेंड वेव में है, खास करके ऑक्सीजन में, तो ऐसे में स्टीरॉइड भी दिया जाता है। तो इस तरह से अभी सिर्फ मेडिकल साइंस क्या करता है कि जो भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो मेडिकल साइंस एंटीबायोटिक मेडिसिन के माध्यम से इस सिम्टम्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और इस तरह से कुछ लोग क्योर हो जाते हैं, घर पे भी क्योर हो जाते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट होकर क्योर के घर पे हो। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मैंने लिए है आइडियाज कि भाई टीकाकरण करवा ले, यानी कि वैक्सीनेशन का अगर लाभ हमें मिल रहा है गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अभी कुछ समय के लिए टेम्पररी प्राइवेट में कुछ शॉर्टेज के कारण बंद कर दिया है, लेकिन बहुत ही 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा, इसका जो स्टॉक है वो प्राइवेट में भी शुरू हो जाएगा। तो वैक्सीन इसके दोनों डोज हमें ले लेने चाहिए। ऐसे स्थान पे नहीं जाना चाहिए कि जहाँ पे कोरोना वायरस अधिक फैला हुआ होता है, खास करके क्राउड में हमें नहीं जाना चाहिए। कोरोना से जो संक्रमित व्यक्ति है वो कितना भी हमारा नियर एंड डियर हो, इसको छूना नहीं है, इसकी छुई हुई वस्तुओं को छूना नहीं है, ना ही इसको गले लगाना है, ना ही इससे हमें हाथ मिलाना है। फिर कोई व्यक्ति प्रभावित है इससे तो इसको घर में ही होम क्वारंटाइन करना चाहिए, और इसकी चीजों को और इस व्यक्ति को थोड़ी समय के लिए दूरी बनाए हमें रखनी चाहिए। उस तरह से हमें अगर हमें होता है तो हमें कोई डॉक्टर का संपर्क करना चाहिए। और इस तरह से कुछ कॉमन आइडियाज है जिसके कारण हम कोरोना वायरस के संक्रमण से अपने आप का बचाव कर सकते हैं। अगर हम अपना बचाव करेंगे तो हम अपने फैमिली का भी बचाव कर सकते हैं। इसीलिए कुछ कॉमन सेंस, कुछ कॉमन आइडियाज, गवर्नमेंट की कुछ गाइडलाइन का यूज करके हम इस संक्रमित वायरस से अपने आप को सुरक्षित कुछ हद तक रख सकते हैं। और सबसे इसका जो मेन आइडियाज है वो घर पे रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन जिसकी जॉब होती है, जिसका बिजनेस होता है, तो वो घर पे हमेशा नहीं रह सकता है। तो कुछ जो आगे की स्लाइड में मैंने बताया कि कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज करके हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर को अपने पास रखना चाहिए, और ये कुछ बेसिक आइडियाज जिसके बारे में हम सबको मालूम है। अब आम जनता में, खास करके इंडिया में, इवन फॉरेन कंट्रीज में भी कोरोना वायरस के रिलेटेड कुछ गलत धारणाएं बनी हुई है, कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स बने हुए हैं। कुछ बेसिक लक्षण यहाँ पे मैंने स्लाइड में बताए हैं। कुछ मीडियाज में जब न्यूज आते हैं तो न्यूज में कुछ वायरल वीडियोस के माध्यम से भी मीडिया वाले हमें दिखाते हैं कि भाई कोरोना वायरस रिलेटेड गलतफहमी क्या होती है।
तो जैसे कि कोई व्यक्ति कहता है कि भाई गर्म पानी से नहाने से और गर्म पानी को हमेशा पीने से कोरोना वायरस नहीं होता है, या होता है तो मिट जाता है, ऐसा नहीं है। ज्यादा गर्म डालने से कोरोना वायरस मर नहीं जाता है। अगर ऐसा होता तो पूरा विश्व गर्म पानी पीता और इसकी जो चेन है वो कब की टूट गई होती। तो गर्म पानी अच्छा है सर्दी खांसी में, कफ में, लेकिन गर्म पानी पीने से ही और गर्म पानी का नहाने से ही कोरोना मर जाता है या कोरोना नहीं होता है, तो एक गलत फहमी है। अधिक गर्मी पे कोरोना वायरस मर जाएगा या कम हो जाएगा। अभी 44-45 का टेम्परेचर है। अब तक तो सेकेंड वेव खास करके समर में अगले साल की कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ा है। तो गर्मी से और कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। फिर लहसुन खाने से या कुछ आंवले खाने से, च्यवनप्राश खाने से, कुछ ऐसे आयुर्वेदिक के घरेलू उपचार करने से कोरोना वायरस दूर हो जाता है, तो ये गलत फहमी है। लहसुन खाने से क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है, हमारा ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है और हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग रहती है, लेकिन इससे कोरोना वायरस दूर होगा, ये एक गलत फहमी है। फिर निमोनिया की जो वैक्सीन है, इससे कोरोना वायरस से बचाने में मदद मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोरोना जिसको होता है तो कुछ कुछ इसमें सिम्टम्स न्यूमोनिया के आते हैं, लेकिन न्यूमोनिया की जो वैक्सीन है वो अभी लेने से कोरोना वायरस से बचने में हमें मदद मिलती है, तो एक मीथ है। फिर गाय का गोबर और गोमूत्र का खास करके कुछ कुछ आयुर्वेदिक संस्थाएं वाले बताते हैं कि ये कोरोना वायरस का खास इलाज है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। चाइनीज फूड खाने से कोरोना होता है ये भी एक गलत बात है। नींबू बचाता है कोरोना से। अभी बहुत जोरों शोरों से बात चली थी कि भाई नींबू का रस पीने से, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में नींबू को निचो के इसको पीने से, और सबसे खास खतरनाक उपाय बताया था कि भाई नींबू के जो ड्रॉप्स है इसको अपनी नोजल में, यानी कि अपनी नाक में नींबू के ड्रॉप्स को अगर डालते हैं तो कुछ लोगों ने दावा किया था कि 5 मिनट के अंदर कोरोना वायरस मर जाता है और दर्दी इनमें से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप नींबू का ड्रॉप्स नोजल में डालोगे, अगर कोई बीपी का प्रॉब्लम है या कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो कुछ सेकंड्स के लिए हमारी जो नोजल की सिस्टम में पूरी तिल मिला जाती है, पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, सांस लेने में एकदम से दिक्कत आती है। अगर सर्दी और कफ के कारण हमारा ऊपर का ईएनटी का जो सिस्टम है, आंख, कान और गला, अगर वो बंद हो गया है, चौक हो गया है, तो ऐसे समय में नींबू को नाक में डालने से बहुत सारा खतरा होने की संभावना है। तो ऐसे इस प्रकार के घरेलू उपाय न करें, और अगर करने भी है तो किसी की निगरानी में, किसी के सलाह सूचन लेके करें। तो नींबू से कोरोना में हमें क्या होता है, विटामिन सी जो खास करके सर्दी और कफ के सामने हमने प्रोटेक्ट करती है, तो नींबू का रस, नींबू को शरबत पीना चाहिए, पर नींबू के ड्रॉप्स को नोजल में डालने से कोरोना चला जाता है, ये बात के गलत है। और कुछ घरेलू उपचार करने से कोरोना चला जाता है, ऐसा नहीं है। कोरोना अगर होता है तो डॉक्टर की गाइडलाइन के अनुसार ही हमें फॉलो करना चाहिए, फॉलो अप में रहना चाहिए। ये सारे जो उपाय है वो कुछ टेम्पररी होते हैं, इससे और कोरोना नहीं जाता है। तो ये कुछ बातें हमने देखी पार्ट 1 में कि भाई कोरोना वायरस, इसके रिलेटेड मिथ्स क्या है, कोरोना वायरस हमें होता है तो संक्रमित होता है तो किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, इसका उपचार क्या है, कोरोना के सिम्टम्स क्या है, कोरोना वायरस की रीजन क्या है, और इसकी हिस्ट्री हमने पार्ट 1 में देखी है। तो यहाँ तक जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हम सबको ज्यादातर मालूम है। लेकिन अब इस प्रकार की जो एपिडेमिक सिचुएशंस हुई है, तो इस सिचुएशंस में हमें क्या डिवाइन मैसेज मिल रहा है। हमने शुरुआत में देखा था कि कुछ 13 से लेके अब तक की 18 अलग अलग प्रकार की पेंडेमिक सिचुएशंस हम सबने फेस की है। तो पहले तो क्वेश्चंस आता है हमें कि ऐसी जो सिचुएशंस आती है वो क्यों आती है। तो एक कॉमन इसका जो रूट रीजन है वो इतना ही है कि जब हम नेचर को नहीं समझते हैं, नेचर को सपोर्ट नहीं करते हैं, नेचर के साथ हम तालमेल नहीं बिठाते हैं, लेकिन अपनी ग्रीड के कारण नेचर की जो साइकिल है इसको ब्रेक करते हैं। खास करके नेचर के जो पंच तत्व है, जिसमें अग्नि को तो कुछ नहीं होता है, हालांकि अग्नि के कारण भी ज्वालामुखी वगैरह का, वोल्केनो वगैरह का प्रॉब्लम्स हो रहा है पृथ्वी के कई पार्टों में। तो टूंक में हमने ऐसा किया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर को गलत तरीके से करते हैं, हमारा सर्विस फैक्टर्स को इस तरह से डिजाइन किया है हमने। तो इन इकोनॉमिक के तीनों जो क्षेत्र है,
एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो इसके कारण हमने नेचर की साइकिल जो है इसको सदियों सदियों से ब्रेक करते आए हैं। तो नेचर को जब एडजस्टमेंट करना होता है तो नेचर अर्थक्वेक लाती है, नेचर इस प्रकार की एपिडेमिक्स, नेचर में साइकिल ब्रेक होने से इस प्रकार की एपिडेमिक सिचुएशंस आती है, तो जिसमें इसकी जो खोट हुई है वो भरपाई तो नहीं होती है, लेकिन नेचर इसको एडजस्ट करने का कोशिश जरूर करती है। तो इसका मेन रीजन बस इतना ही है कि जब नेचर की साइकिल डिस्टर्ब होती है वो एडजस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अर्थक्वेक है या कोई ऐसा डिजीज है या कुछ ऐसा लाती है जिसको ह्यूमन को लेसन्स मिलते हैं। तो जो पेंडेमिक सिचुएशन क्या आती है, तो मैंने जो समझा है वो मैंने आप लोगों को बताया। अब सेकेंड जो पार्ट है हमारा डिवाइन मैसेज इस सिचुएशंस का, तो इसको समझने से पहले हम टाइप्स ऑफ पीपल, लोगों के जो मेन कॉमन 4 प्रकार है जिसके बारे में भगवान बुद्ध ने भी बताया है, तो वो पहले हम समझते हैं। तो 4 प्रकार के लोग हैं, खास करके वर्तमान समय में एक ऑब्जर्वेशंस, एक रिसर्च के माध्यम से सामने आए हैं कि वर्तमान समय में 4 प्रकार के जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से अपना इस सिचुएशंस में रोल निभा रहे हैं। पहले टाइप का लोग है ग्रीडी टाइप के, यानी कि लोभी टाइप के लोग हैं। तो वो लोभी टाइप के लोग होते हैं, वो न डार्क की ओर जाते हैं ना लाइट की ओर जाते हैं। लेकिन अब की जो लोभ है, ऐसी सिचुएशंस में हम देखते हैं कि चारों ओर लोगों की इतनी सारी डेथ हो रही है, फिर भी ये इसकी जो नेचर है, ग्रीडी नेचर है, वो ग्रीडी नेचर को नहीं तोड़ रहे हैं, नहीं बदल रहे हैं। अपने फैमिली के साथ चाहे जॉब करे, चाहे अभी वर्तमान समय में कोई ड्यूटी पे हो, पर अपना जो ग्रीडी नेचर है इसको वो नहीं बदल रहे हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो एरोगेंट टाइप के होते हैं, ईगोइस्ट टाइप के होते हैं, और इनको कुछ ना कुछ पाने की ग्रीड जो होती है वो बनी रहती है। अब ये ग्रीडी टाइप के जो लोग होते हैं वो इसका जो प्रोग्रेस होता है, तो वो प्रोग्रेस इस प्रकार के लोगों का नहीं होने वाला है। खास करके ऐसी सिचुएशंस में इनको कोई ना कोई लेसन्स जरूर प्रकृति की ओर से मिलेगा या मिलने वाला है। तो इस प्रकार के एरोगेंट एंड इगोइस्ट टाइप के भी लोग हैं वो अभी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी नेचर में हमको तो लगता है कि कोरोना के वायरस के कारण हम घर में बंद है, लेकिन नेचर में भी बहुत सारी अंदर पूरी सिस्टम शिफ्टिंग हो रहा है, डायमेंशन चेंज हो रहा है। हम वैसे देखा जाए कि सिचुएशंस खराब है, लेकिन एक्चुअली हम जो है वो डेवलपमेंट की और एक स्टेप आगे जा रहे हैं। एक थियोसॉफिस्ट जो होता है इसका तो बहुत सारा डीप स्टडी होता है, तो हम थियोसॉफी के मेंबर्स को तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि ये भाई सिचुएशंस क्यों आ रही है और इसमें हमारा रोल क्या है और हमें क्या करना चाहिए। पर जो आम लोग हैं जिसको समझ में नहीं आता है कि बे सिचुएशंस क्या है, इसका किस तरह से एडवांटेज लेना चाहिए, तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इनको कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई तरीके से गाइड करें। तो कुछ तरीके से हम ऐसे ग्रीडी लोगों को भी बता सकते हैं कि भी इस समय में अपनी ग्रीड जो है वो इसको छोड़ना चाहिए। और ग्रीड हमारी जो है वो तभी छूटेगी जब हमारी जो नीड है वो कम हो जाएगी। आज सबके लॉकडाउन के माध्यम से हम सबको घर में बंद कर दिया, तो सभी ने लेसन सीख लिया कि कम चीजों के माध्यम से भी हम अपना शांतिपूर्वक सुखपूर्वक जीवन चला सकते हैं। तो जिसने लेसन सीख लिया वो आगे अभी कोई चीज का, ना ज्यादा कपड़ों का, ना ज्यादा खाने का, ना ज्यादा पैसे का वो लोभ नहीं करेगा। अपनी लाइफ को वो सिंपल करेगा, और सिंपल लाइफ जितनी हमारी सिंपल होती है इतना सुख और शांति हमें ज्यादा मिलती है, बल्कि महसूस भी होती है। तो जिन लोगों ने लेसन सीख लिया तो धीरे धीरे अपनी जो नीड को कम करके अपनी ग्रिड को कम कर रहे हैं। और कुछ लोग हैं वो इस सिचुएशंस का बहुत ही गलत तरीके से फायदा लेके और पैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से सीख रहे हैं, कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं वो जिसको लाइट टू डार्कनेस की तरफ जा रहे हैं, यानी कि इनके अंदर कोई प्रकाश है लेकिन अभी वर्तमान समय में प्रकाश को न पकड़ के वो अंधेरे की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे किस प्रकार के लोग हैं, तो अभी हम मीडिया में और टीवी में और न्यूज में और न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो लोग जो है वो सिलेंडर के दाम बढ़ा रहे हैं। मतलब कि ऑक्सीजन सो नॉर्मल जब किसी की नजर नहीं थी तब बहुत ही नॉर्मल नॉमिनल चार्ज में हॉस्पिटलों में अवेलेबल होता था, लेकिन आज देखो इसमें कितना सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। और एक एक रिफिल के लिए 6-6 हजार, 10-10 हजार, 12-12 हजार इसका देना पड़ता है, और एक रिफिल 6 घंटे से ज्यादा चलती नहीं है। एटलीस्ट 2 या 3 रिफिल अगर क्रिटिकल सिचुएशंस है पेशेंट की तो चाहिए ही चाहिए। तो इस प्रकार के लोग हैं इस सिचुएशंस का बहुत ही हेल्प करने की वजह बहुत ही दाम बढ़ा के बहुत ही गलत लाभ उठा रहे हैं। टैक्सी ड्राइवर है वो हम देखते हैं कि 30-30 हजार तक, अभी मैंने 4 दिन पहले देखा था कि ऐसे पूरा इसका रिकॉर्डिंग वीडियोस न्यूज में दिखाया था,
आई थिंक आज तक चैनल पे 30,000 35,000 वो 400 किलोमीटर का वो किराया लेते हैं। और फिर कुछ टैक्सी ड्राइवर है, उन्होंने काले बाजार करके अपने वान में, अपनी इको गाड़ी में ऐसी रिफिल उन्होंने लगा दी है टेम्पररी। ऑफ कोर्स वो इसको हेल्प भी कर सकते हैं क्रिटिकल सिचुएशंस में, कि 400 किलोमीटर है वो एटलीस्ट 5 to 6 आवर का रास्ता होता है। तो ऐसे समय में अगर आप कोई ड्राइवर है वो अपनी गाड़ी में अगर इसको फैसिलिटीज है तो ऐसी ऑक्सीजन की सुविधा वो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन लोग इसका एक्स्ट्रा चार्ज ले रहे हैं, गलत सिचुएशंस का फायदा ले रहे हैं। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन आता है वो सामान्यतः 600-700 रुपए भी इसकी कॉस्ट नहीं होगी। आज 12 हजार इसकी कॉस्ट, 10 हजार इसकी कॉस्ट दिखाई दे रही है। लोगों ने रातें रात रेमडेसिविर जो, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, लेकिन जो इंजेक्शन है वो क्रिटिकल सिचुएशंस में दर्दी की जान बचा सकता है। ऐसे इंजेक्शंस के भ्रष्टाचार, काले बाजार और डुप्लीकेट इंजेक्शंस आ रहे हैं। तो लोगों की जान के साथ कितनी खिलवाड़ हो रही है। खिलवाड़ करने वाले कौन है? मनुष्य है। तो इनके अंदर थोड़ा भी जो प्रकाश था तो और प्रकाश की ओर बढ़ने की उम्मीद थी कि इसकी वजह ये सब काले भ्रष्टाचार, अपनी ग्रीड की वजह से, कुछ 4 पैसे ज्यादा कमाने की लालच में वो लाइट से डार्कनेस तरफ जा रही है। तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वो डार्कनेस से लाइट की ओर आ रहे हैं, कि मतलब कि इनके अंदर लोभ था, काम था, क्रोध था, चिड़चिड़ापन था, मतलब कि बहुत ही लो टाइप की इनके अंदर सद्गुण, मतलब कि दुर्गुण थे। तो वो लोग ने ऐसा लेसन सीख लिया, अपने नियर और डियर को उन्होंने इस पेंडेमिक सिचुएशंस में इनकी डेथ होने से इनको एक धक्का लगा और फिर इन्होंने अपना जो भी बचाया था तो उन्होंने आसपास में, अड़ोस पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। तो जो सच में खराब लोग थे वो उन्होंने अपना एक धक्का लगने से, किसी के डेथ होने से, अपने सामने ऐसी सिचुएशंस को फेस करने से, एक समय में जैसे अंगुलीमाल बुद्ध को मिला था तो कैसे इनको एक बुद्ध का एक वाक्य था कि जिस पेड़ की ब्रांच को तूने तोड़ा है इसको जोड़ के दिखा। बस एक छोटा सा वाक्य था कि भी तोड़ना आसान है, जोड़ना कितना मुश्किल है, और अंगुलीमाल को कैसा चेंज कर दिया था। तो इस तरह से कुछ लोग जो सच में खराब थे, हम मानते थे कि खराब है, अच्छे नहीं है, लेकिन ऐसा धक्का लगा उनको इस सिचुएशंस में तो वो लाइट की ओर जा रहे हैं। उन्होंने तुरंत ही लेसन सीख लिया। अभी आई थिंक एक वीक पहले न्यूज़पेपर में हमारे आया था कि भाई केरल की एक लड़की है, तो वो पढ़ने में बहुत ही तेज थी, मतलब तेज है। तो इसके पापा, और एक लड़की ही है, तो इसके पापा ने इसको ऑफिसर बनना चाहा था, तो उन्होंने उसके लिए कुछ 10-12 लाख इकट्ठा किए थे। इसके पापा कुछ ड्राइवर है। तो केरल में के गांव की लड़की है। इस लड़की ने सिचुएशंस देखा कि भी लोग मर रहे हैं, भूखे मारे मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन के कारण मर रहे हैं, कोई दवाइयों के कारण मर रहे हैं। तो उन्होंने फिर अपने पापा को पूछा कि पापा आपने मेरे लिए, मेरे पढ़ाई के लिए कितने पैसे सेव किए हैं? तो उन्होंने बोला कि मुझे तुझे कलेक्टर या IAS ऑफिसर की बात है कि भी बनाना है, तो मैंने कुछ 10-12 लाख बहुत ही कड़ी मेहनत करके इकट्ठे की है। तो उन्होंने बोला कि पापा मैं कलेक्टर या IAS ऑफिसर बन के क्या करूंगी? तो उन्होंने बोला कि आप समझ की भलाई करोगे। तो बोले कि पापा वो मैं बिना IAS ऑफिसर और कलेक्टर बिना बने भी मैं समाज की भलाई अभी कर सकती हूँ। तो आपने मेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे रखे हैं वो अभी मुझे दे दो, वो मुझे बनना होगा तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगी, और तब बनने के बाद मुझे जो भलाई करनी है वो बनने से पहले मुझे करनी है। और इसने पापा ने जो बेटी की बात सुन के, सारे इनका जो सेविंग था, एक ड्राइवर के लिए 12 लाख सेव करना कोई आम बात नहीं है। तो उन्होंने सारा आसपास के इलाकों में उन्होंने इस प्रकार के जो कोरोना से संक्रमित लोग थे तो इनकी सेवा में अपने बेटी के कहने से ये सारे पैसे उन्होंने जुटा दिए। और इसकी जो नौध है वो केरल के जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने ली। नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंची और कुछ यूनो तक भी ये बात पहुंची है। तो कुछ 12-14 दिनों में ये जो छोटी सी 12-13 साल की लड़की है वो यूनो में स्पीच देने के लिए जाने वाली है। तो कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी सिचुएशन होती है तो व्यक्ति को डार्क से लाइट की ओर भी अभी ले जा रही है। तो ये सिचुएशन से गुड कर्मा करने का, एनलाइट होने का। और चौथे प्रकार के जो लोग होते हैं वो लाइट टू लाइट प्रकार के हैं। जो लड़की थी मेरे ख्याल से तो वो लाइट टू लाइट की ओर जा रही है कि वो स्वयं प्रकाशित थे। प्रकाशित मतलब कि कुछ गुड कंडक्ट, कुछ गुड वर्च्यूज, कुछ सद्गुण के वो धनी थे। तो उन्होंने अभी इस सद्गुण, अपने जो अच्छे बिहेव के, अपना जो अच्छा बिहेव है, अपना जो एक
पर्सनालिटी है, तो उन्होंने इसमें सबको शामिल किया है। यानी कि मैं अच्छा हूँ तो मेरी अच्छाई का लाभ जो है वो पूरे समाज को और आसपास के लोगों को मिले। तो अब कुछ जोलाइट वाले जो लोग हैं वो अभी बांट रहे हैं सबको यूनिटी ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल बात आती है यूनिटी ऑफ लाइफ की, लाइफ की। तो वो यूनिटी ऑफ लाइफ वो तभी समझ सकता है वो सच में लाइट की ओर जा रहा है। तो कुछ लोग हैं वो अभी लाइट से लाइट की और हायर डायमेंशन की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग अभी समाज में वर्तमान समय में ध्यान में आ रहे हैं। तो हमें देखना है कि हम कहाँ पे फिट हो रहे हैं और हमें कहाँ से कहाँ शिफ्ट करना है, क्योंकि नेचर में अभी बहुत सारा शिफ्टिंग का काम चल रहा है। तो स्लाइड में हमने देखा कुछ प्रकार के लोगों की बात देखी। अब देखते हैं कि ये जो सिचुएशंस हुई है तो इसके कारण हमारे मानव जात पे क्या असर हुआ है। तो अभी वर्तमान समय में ये 4 जो सिचुएशंस है वो हमारे सामने आ रही है कि भी ये कोरोना है, कोरोना के कारण जो सिचुएशंस हो रही है तो लोगों में एक डर का, फियर का एक माहौल बन गया है। डेथ फियर क्यों हो रहा है कि कहीं ना मेरी डेथ ना हो जाए। और इस फियर ज्यादा अगर हम फियर करते हैं कि भी मुझे हो ना जाए, ना हो जाए, ना हो जाए, मुझे बाहर नहीं जाना है, कोई चीज को हम छू लेते हैं तो एक साइकिक हमारा नेचर बन जाता है। तो वो कंटिन्यूअस होने के कारण फिर हमें डिप्रेशन में भी डाल सकता है। और इन तीनों के कारण एक समाज में एक नेगेटिविटी, समाज में नहीं पूरे विश्व में एक नेगेटिविटी का माहौल हो रहा है। तो अभी ये 4 जो सिचुएशंस है इसको हम सब जाने या अनजाने में फेस कर रही है। तो 4 जो सिचुएशन है इसको अगर हम पॉजिटिव तरीके से समझेंगे तो हम लाइट से लाइट की ओर आगे शिफ्ट होंगे। अब पहले लेते हैं फियर को। तो फियर क्या है? वैसे तो फियर एक साइकोलॉजिकल ख्याल है कि जैसे अंधेरा है और एक रस्सी पड़ी है, हमें दूसरे लगता है कि सांप है, तो पूरी समय हम इससे डरते रहे जब तक आके किसी ने लाइट ना की। जैसे किसी ने लाइट की हमने देख लिया कि ये तो रस्सी है। तो एक साइकोलॉजिकल फोबिया के कारण, एक पर्टिकुलर इमेजिनेशंस के कारण हमें डर लगता है। तो फियर है वो एक साइकोलॉजिकल ख्याल है। तो जय कृष्णमूर्ति का एक बहुत अच्छा वीडियो है यूट्यूब पे 30 मिनट्स का कि भाई फियर और फियर का रूट क्या है। तो इसका जो रूट है वो एक हमारी नेगेटिव इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन है वो काल्पनिक ख्याल हमें बार बार आते हैं, तो इससे एक भय का माहौल होता है। और भय के कारण अब ये भय तो हमें अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से पकड़ता है और कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को इफेक्ट करता है। लेकिन वर्तमान समय में ये भय के कारण ज्यादातर लोगों की डेथ हो रही है। और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लोगों को कौन सा फियर है कि कहीं मेरी डेथ ना हो जाए, कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। मुझे अगर कोरोना हो गया, चलो मैं चला भी गया या चली भी गई, तो मेरे पीछे जो है फैमिली वाले, इनका क्या होगा। तो हमें एक प्रकार का जो फियर है वो डेथ और फैमिली की चिंता के कारण हमें हो रहा है। और ये फियर है वो हमें समझेंगे नहीं तो मृत्यु की ओर ले जा रहा है। एक छोटी सी कहानी है, हम सब ने 1 साल के अंदर इसी मतलब सिचुएशंस में सुनी ही होगी कि भी एक शहर के बाहर एक फकीर रहते थे। और एक फकीर जो रात में, योगी तो रात का राजा होता है, तो वो फकीर ने देखा कि एक काली छाया है बहुत तेजी से शहर की ओर जा रही थी। तो इस फकीर ने काली छाया को बोला कि रुको, कौन हो तुम, इस शहर में क्यों प्रवेश कर रही है। तो उन्होंने बोला कि मैं महामारी हूँ। तो बोले कि क्यों आई है। तो बोले कि नियति है कि इस शहर के कुछ 500 लोगों को मुझे अपने और साथ ले जाना है, यानी कि मेरी छाया पड़ने से 500 लोग की मौत होगी, ये इनकी नियति है। तो बोले कि कुछ कब वापस जाएगी। तो बोले कि 15 दिनों में मैं चली जाऊंगी। तो बोले ठीक है, नियति है तो ठीक है। योगी जो होते हैं वो हस्तक्षेप, कुदरत की जो साइकिल होती है इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। वो जाती है, फिर धीरे धीरे डे बाय डे पास होता जाता है। और योगी देखता है कि 500 लोगों की नहीं, 5000 लोगों की डेथ हो गई। और बराबर 15 दिनों के बाद वो गुजर रही थी रात से। तो फिर जो फकीर है इनको पकड़ता है और बोलता है कि तू झूठ क्यों बोला, तूने तो 500 लोगों का वादा किया था कि 500 लोगों की ही डेथ होगी। तो बोले कि मैंने तो अपने नियति के हिसाब से 500 लोगों को ही इफेक्ट किया, लेकिन बाकी के जो 4500 लोग हैं वो डर के कारण उनकी डेथ हुई है, इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो ये सच बात है, ज्यादातर लोगों की जो डेथ हो रही है तो वो डेथ
भय के कारण हो रही है, क्योंकि अभी हॉस्पिटल में हमें प्राइवेट रूम मिलना पॉसिबल नहीं है। आसपास में हम देखते हैं रोज व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, रोज शुरुआत के 3 वीक तो ऐसे थे कि हम दिन में 5-5 6-6 बार ओम शांति मे रेस्ट हिज और हर सोल लिखना पड़ता था। तो हम देखते हैं जाने अनजाने में कि सबकी डेथ हो रही है। तो ऐसे समय किसी को कोरोना हो जाता है तो कहीं मुझे अब कोरोना तो चलो हो गया, मेरी डेथ ना हो जाए। तो ज्यादातर जो डेथ होती है वो भय के कारण होती है। तो ऐसे समय में हमें भय को अपने अंदर नहीं आने देना है। मृत्यु वैसे भी अगर क्या कोरोना नहीं होगा तो डेथ नहीं आएगी, तब डेथ एक सेकंड में, जैसे विश्व में 7 बच्चे का जन्म होता है तो सामने 4 लोगों की डेथ भी हो रही है। तो कोरोना नहीं था तब भी डेथ था। डेथ एक शाश्वत घटना है मृत्यु लोक में। जो जन्मा है इसकी मृत्यु होने ही वाली है, तो फिर ये डेथ से घबराना क्या है। तो आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु होने ही वाली है, लेकिन कोरोना हुआ इसीलिए डेथ हो जाएगी। तो एक साइकोलॉजिकल ख्याल से हमें बाहर आना चाहिए और बाकी के लोगों को भी एक हिम्मत देनी है, एक आशा देनी है कि भाई देखो 3% डेथ का रेशियो है, तो बाकी 40%, 50%, 80% तो क्योर होने का रेशियो है। तो हमें इसको एक पॉजिटिविटी क्रिएट करनी है। ऐसे जिसको कोरोना होता है ऐसे लोगों को एक हिम्मत देनी है, एक आशा का संचार इनमें जागरूक करना है। तो एज ए थियोसॉफिस्ट हमारी यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि हमें एक होप देनी है। जिस फैमिली में ऐसा होता है तो इनको फोन करके, इनकी घर तो नहीं जा सकते, इट्स फुलिशनेस होगा जाएंगे तो, लेकिन फोन करके हम इसकी जो भी है सुख और दुख में साथ दे सकते हैं। कुछ जरूरी है, कोई अड़ोस पड़ोस में हुआ है तो जरूरी कुछ सामान है इनको ला सकते हैं। रोज दिन में 2 बार 1 बार फोन करके इनके हालचाल और एक पॉजिटिव बातें इनको कर सकते हैं और इनके मन को बहलाने की कोशिश कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। कभी टाइम मिलेगा तो फियर के बारे में जी कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है वो वीडियो जरूर देखना। फिर इन सब सिचुएशंस के कारण डिप्रेशन भी आ जाता है। खास के डिप्रेशन का जो शिकार हो रही है आज की यंग जनरेशन हो रही है कि भाई पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, मास प्रमोशन हो रहा है, आगे कैसे हमें जॉब मिलेगी, मास प्रमोशन वाले को तो जल्दी नहीं मिलती है। ऐसे कुछ प्रकार की एक सोच के कारण डिप्रेशन में यूथ चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें समझाना चाहिए। हमको जैसे मैं कॉलेज में हूँ तो हमारे स्टूडेंट्स को समझाते हैं कि भाई चलो भाई, हम एक मजाक करते हैं कि चलो हम पेपर निकलते हैं लेकिन आपको एग्जाम यूनिवर्सिटी कैंसिल कर देती है और आपको एक एग्जाम में से मुक्ति मिल जाती है। तो आपको इस मुक्ति का आनंद लेना चाहिए, मतलब कि तनाव की ओर हम बच्चों को नहीं ले जाना है, खास करके यूथ को। फिर इस वातावरण में नेगेटिविटी ज्यादा पिकअप पे है। तो एनी बेसन की एक बहुत अच्छी किताब है कि भाई हम विचार है और विचार की पावर है, और विचार अगर पावरफुल तरीके से हम करते हैं तो इसके एक थॉट फॉर्म्स भी बनते हैं। तो अभी हमारे वायुमंडल में जितनी भी नेगेटिविटी है तो इसको हम एक प्रेयर के माध्यम से, हम अपने थॉट फॉर्म्स के माध्यम से पूरे विश्व का, पूरे एक मदर अर्थ का हमारे सामने एक विजुअलाइजेशन ऐसे थॉट्स भेज सकते हैं कि भाई ये भी सिचुएशंस है, इसमें कोई ना कोई डिवाइन नेचर का कोई एक हाथ जरूर होगा। क्योंकि उपनिषदों में, वेदों में बताया गया है, हर धर्म में अलग अलग तरीके से बताया है कि भाई एक पेड़ का एक छोटा सा पत्ता भी ईश्वर की डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर की इच्छा के बिना नहीं हिलता है। तो एक छोटा सा पेड़ का पत्ता अगर इसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता है तो ये सिचुएशन से क्या वो सुप्रीम पावर, डिवाइन पावर को ज्ञात नहीं होगा? ये सारी सिचुएशंस पूरे अर्थ पे हो रही है तो कुछ ना कुछ इसका कोई ना कोई इसका डिवाइन इसमें हाथ होगा। और इसको सब मालूम है, ईश्वर को सब मालूम है, गॉड को सब मालूम है, सुप्रीम नेचर को सब मालूम है। वो एक सुपर इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, हाई एनर्जी है। गॉड एक एनर्जी ही है और रूल्स के हिसाब से ही वो भी कार्य करती है। तो हम एक वायुमंडल में हमारे एक मदर अर्थ के जितने भी क्रिएचर्स है, प्लांटेशन है, एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमन है, तो एक पॉजिटिव थॉट्स इनको देना है कि भाई दिस विल बी पास अवे, डिवाइन नेचर है, जरूर न जरूर कोई डिवाइन मैसेज दे के जल्दी से इस सिचुएशन से हमें बाहर जरूर निकाल देंगे। तो हमें एक फेथ, एक आशा का संचार लोगों में जगाना है। तो ये मेजर सिचुएशंस हमने देखी। फिर इस स्लाइड में हम देखेंगे कि भाई लेसन ऑफ कोरोना, व्हाट वी लर्न फ्रॉम कोरोना। तो यहाँ पे मैंने अपने पॉइंट्स कुछ लिखे हैं, लेकिन हर व्यक्ति अगर अपनी एक पेन और डायरी लेके बैठे या थोड़ा इस पर मेडिटेशन, मतलब कि थोड़ा सोचे कि भाई ये सिचुएशंस आई है तो मैंने पर्टिकुलर इंडिविजुअल मैंने इससे क्या लेसन सीखा।
तो हर व्यक्ति के जो पॉइंट्स है वो अलग अलग हो सकते हैं, जो जिस प्रकार की सिचुएशंस का सामना किया होगा, इस प्रकार की सिचुएशंस में से हर व्यक्ति ने ही और शी ने मतलब इनमें से कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। तो यहाँ पे जैसे पहला फर्स्ट पॉइंट है ब्लैक फोर्स एंड व्हाइट फोर्स। तो ब्लैक फोर्स क्या है एंड व्हाइट फोर्स क्या है? तो लाइट ऑन दी पाथ में आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर्स में ब्लैक फोर्स और व्हाइट फोर्स के बारे में बहुत ही डीप इंफॉर्मेशन इसमें बताई है। तो थोड़ा मैं यहाँ पे बताऊं कि भी ब्लैक फोर्स है वो हमें ब्लैक डार्क की ओर ले जाते हैं, और व्हाइट फोर्स है तो हमें व्हाइट यानी कि लाइट की ओर ले जाते हैं, ईश्वर की तरफ, डिवाइन जो सही है, जो ट्रूथ है, ट्रूथ के मार्ग पे हमें ले जाते हैं। और जो ब्लैक फोर्स है वो हमें ट्रूथ के मार्ग से भटकाते हैं। तो ब्लैक फोर्स को जो मानने वाले हैं, तो अभी वर्तमान समय में दोनों जो पावर्स है, तो व्हाइट की कंपैरिजन, ऑफ कोर्स व्हाइट फोर्स है वो अपना कार्य कर रहा है, वो भी बहुत ही फोर्सफुली कर रहा है, लेकिन व्हाइट फोर्स का जो कार्य है वो बहुत ही हिडन है। और जो ब्लैक फोर्स का जो पावर है, इसका जो वर्क है, वो हम सब आजू बाजू में एक मृत्यु का तांडव रूपी इसका जो वर्क है वो देख रहे हैं। लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों को चीट कर रहे हैं, टप 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 कितने सारे डेथ हो रहे हैं। तो ये सारा ब्लैक फोर्स की वजह से बहुत ही रैपिडली हो रहा है। आगे की स्लाइड में देखा था ना हमने, फियर है, फोबिया है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मतलब क्रोध है, चिड़चिड़ापन है। तो ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं वो ब्लैक प्रकार की जो एंटिटी होती है इनको ज्यादा पसंद आते हैं। तो अभी विश्व में सब जगह उथल पाथल हो रही है। अभी तो 2 कंट्रियों के साथ अभी कुछ वॉर भी, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच कुछ चल रहा है, वॉर का माहौल। तो ब्लैक फोर्स जो है वो ऐसे माहौल का ज्यादा एडवांटेज लेते हैं और इस सिचुएशंस को खराब करने की कोशिश करते हैं। और व्हाइट फोर्स है वो ब्लैक फोर्स जो खराब करने की कोशिश करता है, इसकी सिचुएशंस का लाभ लेके वो कुछ सफाई का काम करते हैं। तो एक व्हाइट फोर्स और ब्लैक फोर्स को अगर डीपली में समझाना है तो लाइट ऑन दी पाथ की आप किताब का जरूर स्टडी करना। फिर हमने देखा लॉकडाउन में कि भी कुछ भी हो जाता है तो हम, रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है ना कि भाई जो स्वर्ग पृथ्वी का जो अंत है क्या है, मतलब स्वर्ग कहाँ है, तो हमारा जो सुंदर एक घर है, हमारा जो फैमिली है, वही हमारा एक स्वर्ग है। तो हमने लॉकडाउन में देखा कि भी फैमिली है तो सब कुछ है। फिर जो नेचर है, नेचर के सभी क्रिएचर्स है, इसको हमें लव करना है। ये जो पेंडेमिक सिचुएशंस आई है तो ज्यादातर जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उन्होंने, चलो मरे हुए क्रिएचर्स को तो खाए तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन जिंदा क्रिएचर्स को अगर मार के, जैसे कि फिश है, तो फिश को अब समुद्र में से या जलाशय में से या नदी में से बाहर निकालोगे तो वो विथआउट ऑक्सीजन कैसे तड़पती है। तो आजू बाजू के लोग ऑक्सीजन के, विथआउट ऑक्सीजन के कारण की सिचुएशंस किस प्रकार की खराब हो रही है। तो आज ने हमने नेचर के जो क्रिएशंस है, फिश को जो दिया, आज हमें मल्टीप्लाई होके वापस मिल रहा है। जो कितने सारे जो विश्व में लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन है, तो कितने सारे क्रिएचर्स को, गाय है, बछड़ा है, डुक्कर है, हैन है, बहुत सारे लोग, चमड़ागर है, चीन में तो सबसे ज्यादा है। तो ऐसे क्रिएचर्स को मार देते हैं तो इनके एक निराश, इनकी एक हाय, इनकी एक बददुआ होती है, वो वायुमंडल में जाती है। और जब बहुत जोरों से जाती है तो नेचर को इनकी बात सुनने पड़ती है। तो आज अब जो क्रिएचर्स को हमने दिया, एनिमल्स को जो दिया, वही आज हम सब फेस कर रहे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि अभी हमें वेजिटेरियन की ओर जाना चाहिए और कुदरत में सबको जैसे हमको जीने का एक हक है, ऐसे एनिमल्स को भी जीने का एक हक है। तो हमें दूसरों का जो राइट्स है इसका रिस्पेक्ट करना है, इसके राइट्स को तोड़ना नहीं है। तो लव टू ऑल क्रिएचर्स ऑफ नेचर। आयुर्वेद का महत्व हमें समझना चाहिए। आज हमें पता चल गई इस सिचुएशंस की हमारी इम्यूनिटी कितनी हाई है या कितनी लो है। तो यहाँ पे हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमारी जो ओरिजिनल जो इंडियन सिस्टम थी आयुर्वेद की ओर, तो इसकी ओर हमें जरूर लौटना चाहिए। काफी लोग लौट भी रहे हैं और काफी लोगों ने इसे अपना भी लिया है। आयुर्वेद में नेचुरोपैथी भी आ जाती है। फिर मनी, जिसे हम आज का वर्तमान समय का विटामिन एम कहते हैं, तो वैसे मनी कुछ नहीं है, लेकिन विथआउट मनी भी कुछ नहीं है। लेकिन मनी की इतनी ग्रीड नहीं होनी चाहिए कि इसके कारण हम नेचर को डिस्टर्ब करें, हमारे फैमिली को समय ना दे, ग्रीडी बन जाए। तो मनी का बैलेंस, मनी के साथ एक हार्मनी बनाए रखनी है। जितना जरूरी है इतना ही हम कमाए, बाकी रिसोर्सेस है वो दूसरों को भी लिए भी छोड़े हम।
और एटलीस्ट मनी के लिए भ्रष्टाचार तो नहीं करे, इसके कारण फिर जो ब्लैक मनी होता है फिर वही टैक्स के रूप में हमें ज्यादा पे करना पड़ता है। तो मनी की जो साइकिल है वो भी नेचर की तरह ही एक इसकी साइकिल है, तो इसको भी समझना चाहिए। रिस्पेक्ट एंड केयर ऑफ नेचर एंड इट्स क्रिएचर्स, जो आगे मैंने बात की, वो प्लांट्स एनिमल्स की केयर करनी है हमें। वेजिटेरियंस बनना है, खास करके वेजिटेरियंस की भी वैसे देखा जाए तो इतनी कुछ हाई इम्यूनिटी नहीं होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग कुक फूड खाते हैं, तो कुक फूड में ज्यादातर इसके जो मिनरल्स और विटामिन है वो जल जाते हैं, मर जाते हैं। तो सात्विक फूड है, रॉ फूड है, ज्यादा फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो इसको अपनाना चाहिए। वापिस जो हमने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया था, तो क्योंकि प्लांटेशन कहाँ से आएगा, प्लांट बेस्ड फूड कहाँ से आएगा, तो एग्रीकल्चर से आएगा। तो फिर से हमें वैज्ञानिक पद्धति से फिर से एग्रीकल्चर की ओर वापस लौटने का समय आ गया है। और एग्रीकल्चर के माध्यम से हम नेचर के साथ जुड़ेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी जो नीड है, जो ग्रीड है, ग्रिड को समझेंगे, नीड को समझेंगे और नेचर के साथ रहेंगे तो हम ऑटोमेटिक शांत होंगे ही होंगे। फिर पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, गुड वर्च्यूज को भी डेवलप करने का समय आ गया है। घर पे रहे हैं हम, लॉकडाउन जैसी ही सिचुएशन है पूरे 1 साल से, तो हमें अपने आप को एनालिसिस करने का एक समय मिल रहा है। तो हम देखेंगे भाई मेरे अंदर कौन सी बुरी बातें हैं, लोगों को नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि सब फैमिली में साथ एक साथ रह रहे हैं, तो हमें साथ रहने से पता चलता है कि कौन सी बात मेरे अंदर अच्छी है जो फैमिली को अच्छी लगती है, कौन सी बात बुरी है जिसे मुझे निकाल देना है। तो एक टाइम हमें मिला है अपने आप पर थिंक करने का, तो गुड वर्च्यू को डेवलप करना चाहिए। फिर ट्रस्ट इन डिवाइन पावर, दिस विल बी पास अवे, जो हो रहा है वो नेचर को सब कुछ, डिवाइन पावर को सब कुछ मालूम ही है। तो हमें डर से निकलना है, भय से निकलना है, तो इसकी जगह हमें किसका ग्रोथ करना है, ट्रस्ट का। किस पर, तो एक सुप्रीम पावर में, एक विश्वास की एक आशा, एक उम्मीद की किरण हमें जगानी है। और कम बैक टू इनर सेल्फ, स्पिरिचुअलिटी की ओर हमें वापस आना ही है, आना ही पड़ेगा। तो ये मैंने अपने पॉइंट्स लिखे हैं, आप सबके पॉइंट्स भी इस तरह से हो सकते हैं। अब यहाँ पे समय अभी आई थिंक 5 मिनट बाकी है, तो डायमेंशंस की हम बात करेंगे, क्योंकि जो व्हाइट फोर्स की बात मैंने आगे की थी, तो व्हाइट फोर्स का जो काम चल रहा है वो बहुत ही हिडन चल रहा है। एक तरीके से हम देखें तो अभी सफाई का काम चल रहा है। जैसे हम पता कोई चले कि भी मेरे घर बहुत बड़े संत आ रहे हैं या मेरे घर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हम अपनी एक छोटे से 3 या 4 कमरे वाले एक छोटे से बंगले को या एक घर को कितने अच्छे तरीके से इसका रिनोवेशन कराएंगे, इसकी साफ सफाई कराएंगे। तो जब साफ सफाई करते करेंगे तो धूल भी आएगी, मिट्टी भी को भी फेस करना पड़ेगा, कुछ चीजें टूट भी जाएगी, टूट जाएगी तो नई भी ले आएंगे। तो पूरा जो रिनोवेशन का जो टाइम है वो बहुत ही हैटिक होता है, अच्छा नहीं लगता है, सब चीजें बिखरी बिखरी होती है। लेकिन सब रिनोवेशन अच्छा हो जाता है, गेस्ट बस आएगा, अभी आएगा कल आएगा समझो, तो पूरा जो हमारा घर का पूरा लुक बदल जाता है। तो इस तरह से अभी नेचर में सफाई का समय हो चल रहा है। तो जो सफाई को साथ देंगे, लाइट से इस लाइट की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो आगे डेवलपमेंट की ओर जाएंगे। और जो लोग लाइट से डार्क की तरफ जा रहे हैं, जो लोग ग्रीडी प्रकार के हैं, वो रसातल की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो शिफ्ट का समय चल रहा है अभी नेचर में, तो पहले डायमेंशंस क्या है, जिसको हम थियोसॉफी में प्लेन भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इसकी जो थियोरी है वो थोड़ी अलग है। तो 0 डायमेंशन से शुरू करते हैं, तो 0 डायमेंशंस में एक डॉट्स ही होता है, तो वो गोल गोल घूमकर ही अपना जो जीवन है वो डेवलप करता है और इसी में वो इसकी डेथ हो जाती है। तो 0 डायमेंशंस में सब मतलब एक ही बिंदु पे इसका रहता है प्रोग्रेस। फिर फर्स्ट डायमेंशंस में क्या होता है कि एक बिंदु से वो आगे जाता है, मतलब कि वो आगे और पीछे, इसका जो साइकिल होता है डेवलपमेंट का, तो वो सिर्फ इतना ही डेवलप होता है कि वो आगे जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, पीछे जाता है। फिर सेकंड डायमेंशंस होता है, वो इसमें आगे भी जाता है और पीछे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो सेकंड डायमेंशन में आगे पीछे और ऊपर नीचे का डेवलपमेंट का काम होता है। थर्ड डायमेंशंस में क्या होता है, अभी हम सब लोग हैं वो थर्ड डायमेंशंस में जी रहे हैं। तो थर्ड डायमेंशंस में क्या होता है कि डेवलपमेंट आगे, मतलब हम हमारा जो ग्रोथ है हम किस प्रकार के, तो हम आगे भी दौड़ सकते हैं, पीछे भी दौड़ सकते हैं, हम दाएं भी दौड़ सकते हैं, पीछे भी दौड़ सकते हैं, हम समुद्र में डुबकी भी लगा सकते हैं, समुद्र से बाहर आके हम हवा में भी जा सकते हैं, मतलब कि हमने प्रोग्रेस की है कि हम जा सकते हैं ऊपर भी, मतलब गति कर सकते हैं। तो थर्ड डायमेंशंस में हम आगे पीछे दाएं बाएं और डेप्थ में भी जा सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड डायमेंशंस का जो डेवलपमेंट है यहाँ तक मतलब है, थर्ड डायमेंशंस का अभी समय चल रहा है। जो थियोसॉफी में बताते हैं ना कि लॉ ऑफ ट्रिनिटी, ओ उ म,
हमारे शरीर के भी 3 पार्ट है, हमारे फिंगर्स के भी 3 पार्ट है, हमारे हैंड के भी 3 पार्ट है, हमारे हेड के 3 पार्ट है। तो लॉ ऑफ ट्रिनिटी का जो लॉ है वो थर्ड डायमेंशन में वर्क करता है। तो हमें थर्ड डायमेंशन से अभी हमें क्या करना है कि आगे जाना है, डिवाइन की तरफ जाना है। तो जो फोर्थ डायमेंशन है वो इसमें टाइम की बात आएगी। तो फोर्थ डायमेंशन और फिफ्थ डायमेंशन का जो डेवलपमेंट होगा वो करीब करीब कुछ इस प्रकार का होगा कि इसमें हम समय में आगे भी जाएंगे। अभी थर्ड डायमेंशन में टाइम की भी बात है, जैसे कि अभी एक बच्चे का जन्म होता है, एक सीड हम बोते हैं, तो सीड से वो ग्रो करके पेड़ में कन्वर्ट होता है। हम बच्चे होते हैं, फिर एडल्ट बनते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। तो इस प्रकार के हम समय के साथ साथ आगे गति करते हैं। लेकिन फोर्थ डायमेंशन में हम आगे भी गति कर पाएंगे और पीछे भी गति कर पाएंगे, यानी कि हम हमारे फ्यूचर्स को भी देख पाएंगे और हमारे पास्ट को भी देख पाएंगे और अपना जो लेसन है वो खुद सीख पाएंगे। और फिफ्थ डायमेंशन में हमारे जो पर्सनालिटी है वो मल्टीटास्क प्रकार की होगी, यानी कि कुछ जो योगियों की कुछ ऑकल्ट पावर की बात आती है, वो बड़े हो जाते हैं, अणिमा है, लधिमा है, गरिमा है, ऐसी जो सिद्धियों की बात आती है वॉइस ऑफ साइलेंस में, तो वो सारी सिद्धियां है वो सामान्य जन समुदाय के लिए कॉमन हो जाएंगी। मतलब कि वो मल्टीटास्क इसकी जो होगी वो डेवलपमेंट होगी। अभी थर्ड डायमेंशन अगर चक्रों की थोड़ा मैं स्पीड में बात कर दूं तो हमारा जो नीचे रूट चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है और हमारा मणिपुर चक्र है। तब तक एक नॉर्मल एनिमल की तरह खाना पीना सोना, इतना ही हमारा प्रोग्रेस है। लेकिन आप देखो पिछले 20 सालों से, क्योंकि ये जो सफाई का काम है वो एक्चुअली जब से अर्थक्वेक आया है तब से लेके कुछ लोग बताते हैं 2020 तक चलेगा, और धीरे 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 बीच 23-24 में सब नॉर्मल होगा, और 25 में हम रैपिडली चेंज देखेंगे जो सफाई हो रही है। हम हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में, मेडिकल सिस्टम में रैपिडली टोटली रूटेड चेंज आएगा, अमेजिंग चेंज आएगा, आ सकता है, आने वाला है। और हो सकता है टाइम 10 साल भी लगे, 5 साल भी लगे, लेकिन चेंज बहुत ही डीप आने वाला है। तो अभी का जो पीरियड है वो संक्रमण का समय है। ब्रह्मा कुमारी वाले इसको संध्या बेला का समय कहते हैं, और एक संक्रमण का जो समय है। तो इस परिस्थिति का जो हम फेस कर रहे हैं तो वो तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा दुख झेलना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है वो बहुत ही डिवाइन है, डिवाइन की ओर हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर हम लाइट टू लाइट की कैटेगरीज में आते हैं तो 4D और 5D के जो वाइब्रेशन है इसको जल्दी से हम समझ पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। थोड़ा टाइम होने को आया है इसलिए थोड़ा स्पीड में कवर करती हूँ। तो इस 4D और 5D मतलब कि डिवाइन को की तरफ अगर जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस एडवांटेज जो हो रहा है इसमें, इस सिचुएशंस का हमें लाभ उठाना है। हमारी जो वाइब्रेशंस है कि जितना डार्क की ओर लोग फिसल रहे हैं इतना लोग वाइट की ओर भी फिसल रहे हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसीज को हमें हाई करना है। तो कैसे करेंगे? अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट करके और मेडिटेशन के माध्यम से हम हमारी जो वाइब्रेशंस है इसकी फ्रीक्वेंसी को इस कोरोना की सिचुएशंस का लाभ लेके हम कर सकते हैं, और रैपिडली हम नेचर के साथ जुड़ के हम अपने प्रोग्रेस को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बात मैंने की, यहाँ पे मेरा जो लेक्चर्स है वो मैं पूरा करती हूँ। थोड़ा पीछे का पार्ट मैंने स्पीड से कवर किया क्योंकि टाइम हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच सर, यहाँ पे मैं पूर्ण करती हूँ। थैंक यू। वर्षा जी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं अब सुनाई दी सर, नहीं सुनाई दी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच सिस्टर, आपने बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी दी, डिवाइन मैसेज कि जो हमारी यूनिटी है उसको हमने जानना चाहिए, यूनिटी ऑफ लाइफ को, और प्रैक्टिकल डे टू डे थियोसॉफिस्ट होने के नाते या उसका थोड़ा सा भी हमारे अंदर अंश है तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में अपने उतारें। तो अभी और किसी मेंबर को कुछ कहना है तो प्लीज ऐड कर दें, क्योंकि समय तो हो गया है, मगर अभी किसी को ऐड करना है तो बताएं। वर्षा जी, हाँ जी बोलिए। आपने बहुत अच्छा बोला, नो डाउट। एक ही प्रश्न मैं करती हूँ कि हम सब ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के, हम अपनी ओर से औरों को क्या दे सकते हैं? हम अपने विचार और अपने प्रतिभावों से हमारे गुरुजनों को क्या हेल्प कर सकते हैं?
आप कुछ बता सकती है? जो रूल्स है लॉ ऑफ इवोल्यूशन का, तो इस रूल में हमें क्या करना है कि अपना जो है पार्टिसिपेट करना है। किसी को कोरोना हुआ है या किसी को अभी फैमिली को अभी कुछ पैसों की या कोई चीजों की जरूरत है, चाहे हम इससे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं, एज अ बीइंग ह्यूमन हमें क्या करना है, इसे हेल्प करना है। जैसे मैं एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देती हूँ कि भाई मेरा जो घर है वो रिंग रोड के बहुत ही करीब है, तो ब्रिज से दिन में करीबन 10-15 एम्बुलेंस जाती है। तो जैसे ही मुझे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई देती है, तो एक थॉट्स मेरे से निकल जाती है कि इस जो भी पेशेंट है वो इस एम्बुलेंस में है, इसको बेस्ट बेस्ट फैसिलिटी हो, डिवाइन की जो मर्जी है वही हो, और इसके अंदर का जो डिवाइन है वो जागरूक हो और एक लेसन वो जरूर सीखे। तो इस प्रकार से हम जाने, जिसको जानते हैं नहीं जानते हैं, तो इस प्रकार के पॉजिटिव थॉट से, फाइनेंस के माध्यम से कुछ बहुत सारा हम इस सिचुएशंस में हेल्प कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं। आजू बाजू में अगर किसी को, जैसे मेरे फ्लोर पे किसी को कोरोना होता है, तो मैं फोन करके पूछती हूँ कि आपको पैसों की बिल्कुल चिंता मत करिए, कुछ भी जरूरत हो तो आप हमें फोन कर दिए, हम लाके आपके डोर पे रख देंगे। मतलब कोई हेजिटेशन मत रखिए। फिजिकल परिस्थिति में, स्थूल संजोगों में तो हम स्थूल में हेल्प करते ही हैं, मदद करने के लिए तत्पर भी है, लेकिन हम सूक्ष्म तरीके से क्या कर सकते हैं? सूक्ष्म तरीके से जब हम सो जाते हैं, तो हमारे जो थियोसॉफी में हम मास्टर्स में एक डिवाइन पावर में हम बिलीव करते हैं, तो एक प्रे करके हम सो जाए कि भाई मुझे सूक्ष्म मतलब कि एस्ट्रल ट्रैवल या वो सब का अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन हम जब सो जाते हैं तो इस प्लेन में हम जरूर अवेक होते हैं। तो जहां तक मेरा डेवलपमेंट है, तो जब मैं सो जाऊं तो हे सुप्रीम पावर, मेरे शरीरों को जहां पर भी जिस सोल को जिस प्रकार की सिचुएशंस हो, मुझे क्या आता है वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे अंदर जो बेस्ट है इसके माध्यम से वो मेरे बॉडी की तो आप के माध्यम से दूसरों को आप हेल्प करवा सकते हो। और हाँ, मदर अर्थ को भी अच्छे थॉट्स के द्वारा, अच्छे प्रेयर करके हम इस प्रकार के थॉट्स वायु में कर सकते हैं। थैंक यू। इस समय में ऐसा है कि हर क्षण का मैडम हम यूज कर सकते हैं, हर क्षण का। हेलो वर्षा जी, बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए सीता जी, बोलिए। वर्षा जी, बहुत अच्छा आपने बताया कोरोना से संबंधित, और खासकर कोरोना से हमें क्या लेसन मिले, ये जो टॉपिक है और ये कोई बहुत। क्वेश्चंस हो तो प्लीज वेलकम। मैं अपने ज्ञान और विचार, जितनी मेरी स्टडी है, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, इसके हिसाब से मैं दूंगी। और आपने जो पॉइंट्स बताए वो मैंने नोट करके रखे हैं, और उस पर मैं आगे कुछ लिखना चाहूंगी। लेकिन आपने जैसे कि बताया कि आप लोगों के भी कोई पॉइंट्स होंगे। सुनीता मैडम का आवाज नहीं आ रही है, कुछ कह रही है वो सर। हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है आवाज? नहीं, आवाज नहीं आ रही, पता नहीं आवाज क्यों चली जाती है। अच्छा। आवाज आ रही है? सुनीता जी दोबारा से बोल दीजिए। ऑडियंस को तो आवाज आ रही है, हम तो सुन रहे हैं सर। हाँ, वर्षा जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी, साथ में आपने जो कोरोना से हमें क्या लेसन मिले, ये जो पॉइंट्स है मैंने आपके पूरे नोट करके रखे एक डायरी में, और मैं आगे इस पर कुछ लिखना चाहूंगी। लेकिन आपने जैसे कहा कि हर किसी के अपने अपने कुछ अनुभव हो सकते हैं, तो उस पर मैंने कुछ लिखा है। यदि आप मुझे अनुमति देंगे राजीव जी, तो मैं कुछ कहना चाहूंगी, यदि 5 मिनट आप समय देंगे। समय थोड़ा सा, चलिए आप। शायद उन्होंने कोई प्रश्न पूछा है, मुझे कोई बताएगा, मैं नहीं सुन पाई। नहीं, मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, मैं ऐड करना चाहती हूँ। आप सुन पा रही हो आप वर्षा जी? हेलो, सुन पा रहे? शायद मेरी नेटवर्क। वर्षा, मेरी बात सुन पाती हो? हाँ दीदी बोलिए। हाँ, सुनीता जी बोल रहे हैं कि वो तुम जो बोले है ना, जो पॉइंट वो लिख रहे हैं, वो जो गीत लिखते हैं, जैसे संगीत वगैरह लिखते हैं, कविता वो लिख रहे हैं, फटाफट लिख रहे हैं, उसको पाठ करने के लिए समय मांगते हैं राजीव सर को, वो चाहती है इस। हाँ ठीक है, मैं ऐड करना चाहती हूँ उसमें कुछ। ठीक है, ऐड कर दीजिए। हाँ, ठीक है। सुनाई दे रहा है माथुर जी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है। देखिए, इसका शीर्षक है कि हमने क्या सीखा, हमने इस कोरोना काल में क्या सीखा। तो कभी रहते थे जो काम के मारे,
कभी रहते थे जो काम के मारे, अब वो फुर्सत के मारे भी हो सकते हैं। जैसे कि हम पहले कहते थे 2 साल पहले कि हमें तो काम से फुर्सत ही नहीं है, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हाँ हमें फुर्सत है बहुत कुछ करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए या बाकी की बातें। जब अपनों को देखकर बढ़ जाते थे दोनों हाथ मेरे, जब अपनों को देखकर बढ़ जाते थे दोनों हाथ मेरे, अभी इन्हीं हाथों को जोड़कर नमस्ते किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि घर की नोक झोंक पर, जरूरी नहीं कि घर की नोक झोंक पर घर छोड़कर बाहर को निकला जाए, जरूरी नहीं कि घर की नोक झोंक पर घर छोड़कर बाहर को निकला जाए। घर के अंदर ही रहकर एक दूसरे को झेला जा सकता है। जो पक गए हैं कॉलेज की बोरियत भरे लेक्चरों से, अब ऑनलाइन एजुकेशन से मनपसंद लेक्चर सुना और चुना भी जा सकता है। बात बात पर आंगन से निकलती थी पेट्रोल की गाड़ी, बात पर आंगन से निकलती थी बाहर पेट्रोल की गाड़ी, चौक की किराना दुकान तक पैदल भी जाया जा सकता है। ये भी कोरोना ने हमें सिखाया है कि हर बार गाड़ी निकालना जरूरी नहीं है, यानी हम एक तरह से प्रकृति से के संसाधन का बचाव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सस्ती चीजों के लिए मेड इन चाइना अपनाया जाए, जरूरी नहीं कि सस्ती चीजों के लिए मेड इन चाइना अपनाया जाए। देश की अर्थव्यवस्था के लिए मेड इन इंडिया को भी अपनाया जा सकता है। जा सकता है फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाया, जा सकता है फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाया और पेट्रोल भी बचाया जा सकता है। जा सकता है फिजिकल डिस्टेंसिंग अपनाया और पेट्रोल भी बचाया जा सकता है। 4 चक्की कार छोड़कर 2 चक्की साइकिल अपनाई जा सकती है। जरूरी नहीं कि कंपनी पहुंचने के लिए अप डाउन के धक्के खाए जाए। किसी का माइक शुरू है तो जरूरी नहीं कि कंपनी पहुंचने के लिए अप डाउन के धक्के खाए जाए। अब तो घर पर रहकर भी वर्क फ्रॉम होम अपनाया जा सकता है। जा सकते हैं मंदिर बदले, जा सकते हैं मंदिर बदले और भगवान भी बदले जा सकते हैं। जा सकते हैं मंदिर बदले और भगवान भी बदले जा सकते हैं। पुलिस, आरोग्य व सफाई कर्मचारी, पुलिस, आरोग्य व सफाई कर्मचारी आधुनिक भगवान माने जा सकते हैं। जा सकते हैं मंदिर बदले और भगवान भी बदले जा सकते हैं। पुलिस, आरोग्य व सफाई कर्मचारी आधुनिक भगवान माने जा सकते हैं। तरक्की की अंधेरी दौड़ में शामिल होकर गिरने से, तरक्की की अंधेरी दौड़ में शामिल होकर गिरने से रुककर देश की तरक्की को और भी बढ़ाया जा सकता है। शहरों की झुग्गी झोपड़ी छोड़े जा सकते हैं, वीरान गांव अपनाए जा सकते हैं। अब तक मजदूर पहुंचता था उद्योगों तक, अब तक मजदूर पहुंचता था उद्योगों तक, अब उद्योग मजदूरों तक पहुंचाए जा सकते हैं। पृथ्वी का ताप मिटाया जा सकता है, पूंजीवाद का पाप मिटाया जा सकता है, धर्मांधता का शाप मिटाया जा सकता है और स्वावलंबी भारत का ख्वाब सजाया जा सकता है। इतना कुछ मैंने मेरे तरफ से सीखा है वर्षा जी कोरोना काल में, और वो मैंने आप सबसे शेयर किया है जो मैंने लिखा है। और आपने जो पॉइंट्स अभी दिए वो मैंने नोट किए हैं, मैं फिर कभी लिखकर जो है आपको जरूर भेजूंगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। माथुर साहब, आपने मुझे अवसर प्रदान किया और आप सभी ने बहुत ही शांति से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू मैडम। अभी समय हो गया है, हम लोग क्लोज करेंगे। और प्रदीप, आपने कहना है प्रदीप, प्लीज ऐड करेंगे कुछ? जा रही है? नहीं हेलो, बहुत अच्छा स्पीच किया। ठीक है, अब हम क्लोज करते हैं क्योंकि समय हो गया है और आगे मीटिंग्स भी हैं। प्लीज वर्षा जी, थैंक यू। आप आगे भी हमारे लॉज में टॉक देंगे, इसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत निमंत्रण देंगे।
आगे नमस्कार। अब हम लोग प्रेयर करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित्